नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा है और इस छज्जे के मलबे में दबे हैं 4 लोग। लोगों ने घायलों को मलबे से निकलवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत बताई जा रही है। वहीं शेरकोट थाना क्षेत्र के शेखान मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छज्जा गिरा है और छज्जे के मलबे में 4 लोगों के दबने की खबर सामने आई। लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और उसके बाद इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों का समुचित इलाज जारी है। इसके साथ ही यह भी बता दें कि इलाज के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है। शेरकोट थाना क्षेत्र के शेखान मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। और बिजनौर से ये खबर है, निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा है जिसमें 4 लोगों के दबने की खबर सामने आई है और मलबे से घायलों को बाहर निकाला गया। उसके बाद इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर समुचित इलाज जारी है। और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। तो इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि छज्जे के गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसके मलबे में 4 लोग दबे और चारों लोगों को बाहर निकाला गया और इसके बाद इन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जहीर, ये छज्जा गिरा है जिसमें 4 लोगों के दबने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो देखिए, मैं आपको बता दें, बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर शेखान मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान था। उसका छज्जा जो है अचानक से गिर गया। छज्जे के ऊपर 3 लोग खड़े थे, वो दब गए। साथ ही छज्जे के नीचे जो एक शख्स खड़ा था वो दब गया। 4 लोग टोटल मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद दर्जनों लोगों ने काफी मशक्कत के बाद 4 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर एक की गंभीर हालत देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल 3 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, 3 लोगों का इलाज चल रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है इन तीनों की, जहीर? अब बिल्कुल देखिए, तीनों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक के पैर में फ्रैक्चर है और दूसरे के सर में चोट बताई जा रही है। क्योंकि ठंड का मौसम है, डॉक्टर फिलहाल इलाज की बात कह रहे हैं, हालत भी गंभीर बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कितने दिन में सही होंगे और किस तरह की आगे कंडीशन बनती है। जी क्या वजह बताई गई, छज्जा गिरा, किसकी लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल देखिए, लापरवाही की अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी तो जांच का विषय है, क्या वजह रही है, इतना जरूर जानकारी मिल रही है कि मकान नया बन रहा था, उसमें 18 दिन पहले ही छज्जे का लिंटर डाला गया था। अचानक से वो गिर गया, तो क्या वजह है? सीमेंट खराब था या डालने में कुछ मिस्त्री की कमी रही या उस पर अत्यधिक लोड आ गया, तो ये जांच का विषय है। फिलहाल अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, जहीर। उधर हापुड़ देहरा गांव के एक शराब के ठेके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शराब का ठेका तय समय से पहले खोला जाता है और बंद किया जाता है और शराब की ओवर रेटिंग कर उसे बेचा भी जाता है। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने मामले में ठेके के नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो हापुड़ से खबर है, जहां पर शराब के ठेके का वीडियो वायरल हो रहा है और यहां पर बताया जा रहा है कि निर्धारित रेट से अधिक की बिक्री की जा रही है और इसके साथ ही समय से पहले भी दुकान खोल दी जाती है और देर रात तक ये शराब की दुकान खुली रहती है। अब विभागीय नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस ठेके को विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन हड़कंप में आया। शक्ति ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि ठेका पहले खुल जाता है समय से और देर रात तक खुला रहता है? में तमाम ऐसे ठेके हैं जो सुबह तड़के ही खुल जाते हैं और उसके बाद जमकर
ठेकों से शराब पर ओवर रेटिंग की जाती है। ये ताजा वीडियो हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के देहरे की देसी शराब की दुकान का बताया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे ही ठेका खुलता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ओवर रेटिंग कर शराब बेची जा रही है। इसके अलावा भी हापुड़ में डीएम आवास के सामने एक ठेका है जो समय से पहले खुलता है और उसके बाद ओवर रेटिंग की जाती है। गढ़ क्षेत्र में भी तमाम ऐसे ठेके हैं जो समय से पहले खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ का जो आबकारी विभाग है उसकी चैन की नींद सोने के चलते, उसकी हीला हवाली के चलते ये सब कुछ जनपद में हो रहा है कि शराब की दुकानें सुबह ही सज जाती हैं और उसके बाद ओवर रेटिंग कर ऊंचे मुनाफे पर शराब बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की हीला हवाली है ये, जिसके चलते ये सब कुछ देखने को नजर आ रहा है। जब हमारे मीडिया कर्मी आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह से मिले हैं तो उनका कहना है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है और इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद हापुड़ आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने देहरा स्थित शराब के ठेके का जो संचालक है, जो मालिक है, उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं केवल नोटिस जारी करने से ये सारी जो सुबह दुकानें खुलती हैं और ओवर रेटिंग होती है ये रुकने वाली नहीं है, जब तक इन पर भारी भरकम कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसके साथ ही प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल जो आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह है उन्होंने कहा है कि फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस के जवाब में जो भी आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई ठेका संचालक ठेके के खिलाफ की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मुंबई से यूपी को निवेश की राह में कितनी सफलता मिली है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली तो उसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री के 2 दिनों के मुंबई दौरे का हासिल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयूज की तैयारी हो रही है और इन सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा फरवरी महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट में। बैंकर्स, फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों से हुई मुलाकातों का नतीजा सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के खाते में दर्ज होता दिखाई दे रहा है और योगी सरकार ने जो तय किया है कि 17 लाख करोड़ का एमओयू वो इस इन्वेस्टर समिट में करेगी, तो उसमें काफ़ी करीब तक पहुंचती हुई योगी सरकार अब दिखाई देने लगी है। अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 12 लाख करोड़ तक के निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयू बन रहा है, एमओयू तैयार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अगर ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट इस बार उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है उनमें से आडवाणी ग्रुप की पीपीपी मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेज पॉलिसी है वो अडानी ग्रुप को काफ़ी पसंद आई है। बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज बनाएगा अडानी ग्रुप। रैमकी ग्रुप कानपुर लखनऊ के बीच में बनाएगा सैटेलाइट सिटी। टाटा सन्स ने ऐलान किया है कि हर शहर में वो एयर इंडिया की उड़ान पहुंचाएगा और गोदरेज समूह का बाराबंकी में जल्द ही कारखाना खुलने वाला है। नए शहर के विकास में वो सहभागी बनने के लिए तैयार खड़ा है और लोढ़ा ग्रुप अयोध्या और वाराणसी में आवास परियोजनाएं लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट 2023 का फरवरी महीने में होने वाला इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में रोजगार, विकास और तरक्की की तमाम इबारतें लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और निसंतान महिला ने पड़ोसी के बच्चे को गोद में उठाया, फिर खिला लिया और इसको लेकर बच्चे की मां ने परिवार के साथ मिलकर महिला के परिवार को बेरहमी से पीटा है। ये मामला मैनपुरी करहल थाना क्षेत्र के गांव मदर रावली का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला मैनपुरी का बताया जा रहा है, जहां पर करहल थाना क्षेत्र के गांव मदर रावली का बताया जा रहा है। और मैनपुरी से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।
खबर जौनपुर से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। पूरा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के नऊगंज स्थित अरुणोदय अस्पताल का है। बता दें कि हर्निया के ऑपरेशन के लिए मरीज को भर्ती कराया गया था। एडमिट करने के 5 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, जिसके तुरंत बाद मरीज की तबीयत सीरियस हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने हालात सीरियस बताते हुए इलाज के नाम और व्यापार करना चाहा, इससे मरीज की मौत हो गई और परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों को समझाकर मामले की जांच में जुट गई है। तो परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लापरवाही का आरोप लगाया गया है डॉक्टरों पर और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया जा रहा है कि लापरवाही डॉक्टरों की सामने आई है। बिल्कुल, आपको बता दूं, जो है जौनपुर में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है और डॉक्टरों को गंभीर आरोप लगी है इलाज के अभाव को लेकर। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि पुलिस मौके पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल में जुट गई जी। बिल्कुल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ने क्या कुछ जांच के दौरान जानकारी दी? हालांकि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला है, सीएमओ की टीम भी गई है, मामले की जांच कर रही है। 24 घंटे के बाद जो है जांच रिपोर्ट आएगी। देखने वाली बात होती है पुलिस क्या कार्रवाई करती है जी। बिल्कुल, पुलिस क्या कार्रवाई करती है अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विवेक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुखार के साथ शरीर पर दाने पड़ने से 20 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्नाव जनपद के मोहल्ला दलीगढ़ी में बुखार और शरीर पर दाने पड़ने से पीड़ित 2.5 साल के एक और बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसके 4 साल के बड़े भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में हो रहा है। उन्नाव के तहसील पूर्वा अंतर्गत अलीगढ़ी मोहल्ला में 17 बच्चों में बुखार और शरीर में दाने निकलने की समस्या सामने आई है। अब तक विचित्र बुखार व शरीर में दाने निकलने से बीमार हुए बच्चों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं सीएचसी के डॉक्टर तपन गुप्ता ने बताया है कि जहां बड़ी संख्या में बच्चे खसरे के लक्षण वाली बीमारी से बीमार हैं, हमने 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज शुरू कर दिया है। जिस शहर को वर्ल्ड का हेरिटेज सिटी यानी विरासत वाला शहर होना चाहिए था, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए। दिल्ली में हलचल है, दून में भी हलचल है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि के दिल पर दरार, जोशीमठ में मचा हाहाकार, सड़क, घरों, दीवारों में बढ़ रही दरार, मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम, घरों में बढ़ रही दरारें, बड़ा सवाल, आखिर क्यों दस रहा जोशीमठ? जोशीमठ पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत, मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम। आशियाने पर संकट तो पलायन ही विकल्प। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का विरोध, गुस्से से निकली चिंगारी बनी मशाल। अब क्या समाधान? बड़ा सवाल, कब रुकेगा पहाड़ का सीना चीरकर निकलता पानी?
आखिर कुदरत की मार या विकास का साइड इफेक्ट? जारी है जोशीमठ के पहाड़ों पर पानी का प्रकोप, सरकार साथ लेकिन निकलेगा समाधान? जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों। उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। सहमे लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर नया आशियाना तलाश रहे हैं। हालांकि जोशीमठ की तबाही की दस्तक को विपक्ष इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को ही मानता है। जोशीमठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में यह क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। धामी सरकार बहुत देर से नींद से जागी है, इसलिए क्योंकि ये 6ठा साल चल रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को। लेकिन जो डैमेज वहां होना था वो तो हो चुका। ढीली और गीली मिट्टी का वहां पर बात सामने आ रही है कि जोशीमठ की जो मिट्टी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और वो निर्माण कार्य झेलने की हालत में नहीं थी। फिर क्यों नहीं फॉलो अप हुआ? समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने इस बात पर रोक लगाई हुई थी कि वहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं होंगे। तो पिछले 5-6 सालों से आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे जो अब आप चेते हैं? ये तस्वीरें तस्दीक हैं त्रासदी से पहले की दस्तक की, मगर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल, और वो सवाल ये कि जोशीमठ पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत का क्या है राज? देहरादून से अपने सहयोगी अभय कैंतुरा के साथ सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। और इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम धामी ने हाई लेवल की बैठक की है। जोशीमठ को लेकर के यह बैठक बुलाई गई थी और बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने की तैयारी हो। घर छोड़ने वालों को 4000 महीना किराया भत्ता देगी सरकार। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के भी निर्देश दिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है, ये हाई लेवल बैठक है। घर छोड़ने वालों को 4000 महीना किराया भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के भी निर्देश दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। ये बड़ी बातें कही गई हैं और आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिव करने की बात कही गई है। सीएम धामी ने कहा है कि दरअसल जो लोग घर छोड़ रहे हैं उन्हें 4000 रुपये भी दिया जाएगा। ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हाई लेवल बैठक रही और इसमें कई तरीके की बातें कही गई हैं। पुनर्वास को लेकर के भी जिक्र किया गया है और जिन लोगों के घर छूट रहे हैं, जो लोग घर छोड़ रहे हैं, उनको भी आर्थिक सहायता की बात कही गई है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय जो सचिवालय में जोशीमठ के हालातों को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद है, विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इस हाई लेवल मीटिंग में सीधे तौर पर अब आम जनता को कैसे, जोशीमठ की जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, उस राहत को लेकर ये कोशिश की गई है कि उसके लिए जो सरकार की कोशिश है उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस समय जो हालात है, उन हालातों को देखते हुए कहा जाता है कि जोशीमठ की जनता को रिलीफ की इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि शहर के जो हालात इसमें नजर आ रहे हैं, उन हालातों में बचने के लिए जो इस समय जनता को जो सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, उनके लिए राहत की जरूरत है। और सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अपर जिलाधिकारी चमोली की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो लोग थे, जिन लोगों को शिफ्ट करने का काम किया गया, उन लोगों को अगले 6 माह तक, यानी जून माह तक, 6 माह तक के लिए उन्हें प्रति माह 4000 रुपए किराए के तौर पर देने का काम किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री राहत रूप से ये राशि प्रदान हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से चमोली के हालात हैं, ऐसे में जो जनता के मन में जो पैनिक है, जो भय का माहौल जो व्याप्त हो चुका है,
उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। ऐसे में सभी अधिकारियों की जो भूमिका थी, विभागों की जो भूमिका थी, उसको सजग मोड पर रहने के लिए कहा गया है। SDRF की जो टीम है वहां पर तैनात है, स्थानीय पुलिस की जो टीम है तैनात है, उन लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कभी भी जो बड़ी घटनाएं घट सकती है जोशीमठ में, उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस समय चमोली के जो हालात है, उन हालातों से उभरने के लिए, आम जनता को राहत देने की कोशिश करने के लिए सरकार प्रयासरत है। और आज की इस मीटिंग में बड़ा निर्णय है कि आने वाले दिनों में, कह सकते हैं कि आज जो निर्देश जारी हुए, उस आने वाले दिनों में जिन लोगों को वहां से हटाने का काम किया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जाएगा, उनके लिए अस्थायी घरों की स्थापना वहां पर की जाएगी। अस्थायी घरों को बनाने के निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं, उस पर प्रशासन अपने स्तर पर काम शुरू करेगा। साथ ही जो रिपोर्ट इस समय आपदा विभाग की तरफ से जो दी जाएगी, उस रिपोर्ट के अध्ययन किया जाएगा और उस पर त्वरित गति से काम किया जाएगा। जी, ये कहा जा सकता है कि सरकार बेहद सक्रिय नजर आ रही है और अधिकारियों को जिस तरीके से निर्देश दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि दरअसल ये NTPC की टनल की वजह से नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि NTPC के टनल के जो काम चल रहा है उसकी वजह से आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों में ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय जो वहाँ की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के हिसाब से कई तरह की चर्चाएं बड़े जोरों पर वहाँ पर समझी जा सकती है। लेकिन जो इस समय कह सकते हैं कि शासन स्तर पर जो कोशिश है वो यही है कि आम जनता को, जोशीमठ की जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, उसके लिए प्रयासरत यहाँ पर किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय इस समय सीधे तौर पर यही कि जनता को राहत कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर देखा जाएगा। और उनके जो विस्थापन, जो उनको हटाने के बाद जो उनको अस्थायी तौर पर वहाँ पर रखा जाएगा, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। भाई कई तरह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं CM धामी की तरफ से। और आपको बता दें कि घर छोड़ने वाले लोगों को 4,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। और CM धामी ने हाई लेवल बैठक की है, जोशीमठ को लेकर के ये हाई लेवल बैठक की गई है। अस्थायी पुनर्वास की बात कही गई है। देहरादून जोशीमठ को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर है। प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रभावितों को किराए पर रहने के लिए सहायता दी जाएगी। 4,000 रुपये हर परिवार को सहायता राशि दी जाएगी, ये CM धामी ने निर्देश दिए हैं। 6 महीने तक किराए पर रहने के लिए मकान लेना होगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी ये सहायता राशि, जो कि 4,000 रुपये प्रतिमाह होगी। तो जोशीमठ को लेकर के ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला है। अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने की भी तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही हैं। प्रभावितों को लेकर के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 4,000 रुपये परिवार को हर महीने दिया जाएगा। 6 महीने तक किराए पर रहने के लिए ये किराया दिया जाएगा। तो CM धामी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है मीटिंग में, और तमाम सारे ये निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। और इसके साथ ये कहा गया है कि जो लोग घर छोड़ रहे हैं, जो लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि भी दी जाएगी। 6 महीने तक किराए पर रहने के लिए मकान लेना होगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी इन लोगों को। जोशीमठ को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। CM धामी ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी और बैठक में ये सब निर्णय लिए गए हैं। प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला माना जा रहा है। प्रभावितों को किराए पर रहने के लिए सहायता दी जाएगी और ये सहायता राशि 4,000 रुपये होगी, जो कि परिवार को दी जाएगी और हर माह दी जाएगी। इसके साथ ही 6 महीने तक किराए पर रहने के लिए मकान लेना होगा। यूपी में योगी सरकार जन सरोकार से जुड़े कार्यों को खास तवज्जो दे रही है। वहीं संभल जिले में जिला प्रशासन भी योगी की राह पर चल पड़ा है। जिले में वृद्धावस्था पेंशन की खराब पड़ी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। बता दें कि 8 महीने के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है और अब वृद्धावस्था पेंशन के सभी लाभार्थियों को प्रशासन सम्मानित करने की योजना बना रहा है।
संभल से खबर है जहां पर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 10,000 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाभार्थियों को प्रशासन अब सम्मानित करने की योजना बना रहा है। उधर कासगंज शहर में शटडाउन लेकर लाइन ठीक करने गए एक संविदा लाइनमैन कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक का नाम राजेंद्र बताया जा रहा है। वो 12 साल से विद्युत विभाग में काम कर रहा था। इस घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक के साथियों ने एसएसओ पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई किए जाने की इसमें मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।